नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आपला महाराष्ट्र की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है और इस बैठक के बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर पर किए गए ऐलान के इस संबंध में जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में यहां पर जानकारी दी गई। कहा कि पहले जो लोग बोलते थे कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, आज कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में तिथि भी घोषित कर दी गई है और कहा गया कि जल्द ही देश को भव्य राम मंदिर समर्पित हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बनाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यकारिणी आभार प्रकट किया। मंदिर की तिथि भी ही घोषित कर दिया गया है और जल्द ही भव्य मंदिर देश को समर्पित हो जाएगा। काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उस दिशा में है। सोमनाथ की विकास कार्य, हिमालय में केदारनाथ धाम की पुनर्निर्माण, केदारनाथ बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र की तमाम विकास कार्य की जा रही है। पहली बार 4 धामों की रोड नेटवर्क, करतारपुर साहिब कॉरिडोर की सफलतापूर्वक श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। हेमकुंड साहिब और गिरनार की रोपवे में जोड़ा गया है। उज्जैन में भव्य महाकाल लोक को प्रधानमंत्री जी ने इन दिनों में लोकार्पित किया है। प्रसाद योजना के तहत बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में आधुनिक सुविधाएं का विस्तार किया गया है। मोढेरा के सूर्य मंदिर को हेरिटेज लाइटिंग यानी सोलर लाइट से, सोलर एनर्जी से लाइटिंग की व्यवस्था किया गया है। मां महाकाली शक्तिपीठ और जैन विरासत के लिए प्रसिद्ध गुजरात की पावागढ़ की पुनरुद्धार किया गया है। स्वदेश और प्रसाद योजना के तहत देश की पर्यटन की एक नया और पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी पर एक बार फिर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान सामने आया है। इस बीच कांग्रेस वरुण गांधी के शामिल होने पर राहुल गांधी ने कहा कि वो बीजेपी में है, मेरी विचारधारा उनसे नहीं मिलती और उनसे मैं मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा नहीं अपना सकता हूं। राहुल गांधी ने इस बीच वरुण गांधी को फिरोज कहकर संबोधित किया और यह भी कहा कि उन्होंने आरएसएस की तारीफ की है। वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहां चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। अब मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं। पंजाब के होशियारपुर में मंगलवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक व्यक्ति राहुल गांधी के बेहद नजदीक आ गया, उन्हें गले लगा लिया और इस शख्स को सुरक्षा घेरे को तोड़कर राहुल गांधी के पास जाते हुए देखा गया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों और कांग्रेस नेताओं ने इस शख्स को वहां से तुरंत हटाया और उसके पीछे उससे सवाल भी किए गए। इस पूरी घटना पर अब पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर विंग के आईजी जीएस ढिल्लों का बयान सामने आया है। उनका यह कहना है कि सुरक्षा में चूक नहीं हुई है
आईजी ने यह भी कहा कि इसमें कोई भी सुरक्षा में चूक नहीं थी। मैं अभी यात्रा में था और आगे चल रहा था, मैंने खुद पीछे जाकर वेरीफाई किया है। राहुल जी ने खुद उसे बुलाया था और यात्रा में वो राहुल जी से गले मिला है। यात्रा तेजी के साथ चल रही थी, इसीलिए उसे साइड किया गया। वन पॉइंट की जो वीडियो मैंने देखी है उससे लगता है कि एज इफ इट इज ए सिक्योरिटी ब्रीच। मैं फर्स्ट डे से साथ चल रहा हूं तो 110 किलोमीटर मैं वॉक कर चुका हूं और हमारे 300 जवान डिप्लॉयड हैं सिक्योरिटी बॉक्स में, जिसको हम डी भी कहते हैं, जो रोप वाली आप चलते ही देख रहे होंगे। और डीजी पंजाब के हुक्म के मुताबिक हमारे एक आईजी साहब राजस्थान जाके आए थे, बाद में हमारे ऑफिसर 2 हरियाणा भी जाके आए थे। पूरा देख के उसके बाद हमने सिक्योरिटी प्लान रीड्राफ्ट करके रिफ्रेश करके फिर किया है। और जो भी हमने किया है, वी हैव मेड अ परफेक्ट अरेंजमेंट्स, बट यस देयर इज नथिंग विच वी कैन गेट इज अ सुपर परफेक्ट थिंग। मेरे को जब पता चला है, मैं क्योंकि मोस्टली आगे होता हूँ रोप के फ्रंट एंड पे, मैंने वापस आके पीछे जहां राहुल जी चलते हैं वहां से बाकियों से वेरीफाई की बात, पता यह चला है कि, और मैंने तो देखा ही है कि हम किसी को फ्रंट में से अंदर नहीं आने देते। फ्रंट रोप जो लेफ्ट राइट और जो यू बनती है, किसी को अंदर नहीं आने देते, हुज एवर इट में भी। और इस रोप के बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस की वेटिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस आइडेंटिफाई करती है, फिर भी रोप के पास आता है बंदा। इस जगह पे जो पता किया मैंने कि ऐसे ही जैसे रूटीन में बहुत सारे लोग मिलने के लिए खड़े होते हैं, कुछ राहुल जी को आवाज लगाते हैं, मैंने देखा है, कुछ प्लेकार्ड लेके खड़े होते हैं। उनमें से किसी ने अंदर बुलाया, 2 जने अंदर आए या 1 जने आया, वो वीडियो मैं दोबारा देखने के लिए, उसका मेन वीडियो लेने के लिए कहा है। जो जिस तरीके से उसने हग किया राहुल जी को, आके गले लगा, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। आप देखोगे कि राहुल जी भी एक बार, क्योंकि मिलने नंबर 1। और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि बीते 3 महीने से कश्मीरी पंडितों का धरना चल रहा है और मैं जम्मू जाकर उनसे जरूर मिलूंगा। फक्त 3 दिवसात किती 1,36,000 कोटी, आणि ते 1,36,000 कोटीचे उद्योग किंवा गुंतवणूक महाराष्ट्रात खरोखर येणार असेल तर त्याचे स्वागतच केलं पाहिजे। पण मी परत सांगतो, खरोखर झाले असतील तर, आणि खरोखर हे उद्योग येणार असतील तर, त्याही पेक्षा आमच्यासाठी गंभीर गोष्ट अशी आहे महाराष्ट्रासाठी की साधारण 2.5 लाख कोटीची गुंतवणूक जी महाराष्ट्रात होणार होती ती आमच्या डोळ्यासमोर निघून गेली। त्या संदर्भात ना मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न केले परत आणण्यासाठी, ना उपमुख्यमंत्र्यांनी केले, ना उद्योगमंत्र्यांनी केले। आता डावसला जी जागतिक जत्रा भरते गुंतवणूकदारांची, त्या जत्रेतून काहीतरी 1.25 लाख कोटी आणणार आहेत। ते आल्यावरती बोलू आम्ही, जेव्हा येईल त्या उद्योगांची ते पायाभरणी होईल, लोकांना रोजगार मिळेल, तेव्हा आम्ही त्याच्यावरती मत व्यक्त करू। पण आता जर खरोखर त्यांना काही यश आला असेल तर आम्ही स्वागत करू। जम्मू कश्मीर आप जाने वाला है तो क्या कश्मीरी पंडित से भी मिलने वाले हैं? डेफिनेटली क्यों नहीं मिलूंगा। मैं जम्मू में जा रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की भूमि पर जा रहा हूँ, वहाँ का सिख समाज है उनसे मिलूंगा, उनकी कोई समस्या है। वहाँ कश्मीरी पंडितों का 3 महीनों से धरना चल रहा है, मैं वहाँ भी जाऊँगा। और भी बहुत से मेरे अपॉइंटमेंट्स हैं, खास करके राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में मैं शामिल होने जा रहा हूँ। नागपूरमधले पदाधिकारी नाराज झाले, त्यांनी राजीनामे दिले, काही पदाधिकारी नागपूरमधल्या काही पदाधिकारी नाराज झाले, त्यांनी राजीनामे दिले। मला माहिती आज शिवसेना यावर सुनावले आहे निवडणूक आयोगाने। शिवसेना कोणाची आहे हा तांत्रिक मुद्दा निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकतो। निवडणूक आयोग हे आता ज्या पद्धतीनं काय निर्णय त्यांनी मागच्या काळात दिले त्याच्यावरून कळलंय की काय होत आहे। शिवसेना कोणाची हा प्रश्न उपस्थित महाराष्ट्रात तरी होत नाही। शिवसेना बाळासाहेब ठाकरेंची,
आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आहे ती. और फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। यहाँ आपको बता दें कि नासिक के सिन्नर गांव के तहसीलदार ने उन्हें जमीन से जुड़े टैक्स मामले में नोटिस जारी किया है। नासिक के इस गांव में ऐश्वर्या राय बच्चन की एक हेक्टेयर जमीन है और इस जमीन का इस्तेमाल विंडमिल के लिए होता है। इस जमीन का पिछले 1 साल से 22,000 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, जिसको लेकर एक्ट्रेस को ये नोटिस भेजा गया। इस बीच उन्हें इस राशि के भुगतान के लिए मार्च महीने तक अंत तक का समय दिया गया है। एक्ट्रेस यूं तो विवादों से दूर रहती हैं और अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करती हैं, लेकिन एक्ट्रेस को दुर्भाग्यवश इस नोटिस का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल उनकी तरफ से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्रारंभिक स्तर पर यह नोटिस भेजा गया है और ये मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है। साथ ही ये भी धनराशि बहुत ज्यादा नहीं है। मुंबई के मलाड पूर्व के कुरार पुलिस स्टेशन क्षेत्र में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के जन्मदिन के मौके पर पोस्टर और बैनर लगाकर कबड्डी का आयोजन किया गया था। अब छोटा राजन का फोटो लगा हुआ ये पोस्टर वायरल होने के बाद तुरंत ही कुरार पुलिस हरकत में आई और उस पोस्टर को उतार दिया गया। उससे जुड़े लोगों को डिटेन किया गया और पूछताछ में ये पता चला है कि ये लोग छोटा राजन के नाम पर हफ्ता वसूली का काम करते थे। पुलिस ने यह भी बताया कि छोटा राजन के जन्मदिन के मौके पर कबड्डी स्पर्धा के लिए पकड़े गए आरोपियों ने लोगों से पैसे वसूलने का काम किया और किसी को शक न हो इसलिए उन्होंने बाकायदा उसकी रसीद भी काट दी थी। और फिलहाल पुलिस अब इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। इस बात की जांच की जा रही है कि छोटा राजन के नाम पर अब तक इन आरोपियों ने कितने लोगों से कितने पैसे वसूले और क्या इनका छोटा राजन से डायरेक्ट कोई संपर्क है या नहीं। त्यांनी हे पावती बुक बनवलं होतं, त्याच्यावर फोटो छापून आणि त्या पावती बुकावरून ते हे फंड कार्यक्रमासाठी जमा करत होते. सर म्हणजे जे आता हे जे आरोपी आहेत ते एक्सटॉर्शनचा केस होते ते काय कसं काय म्हणजे कोणाचं नाव यूज केलेलं आहे की कसं काय याच्यात हे आपले याच्यात नावाचा यूज झालेला आहे, नाव केलेलं आहे आणि अंडरवर्ल्ड कनेक्टेड आहेत का हे जे आरोपी आहेत ते अंडरवर्ल्ड कनेक्टेड आहेत का त्याची चौकशी चालू आहे सध्या. टोटल किती आरोपी पकडले? और नवी मुंबई पुलिस ने एपीएमसी परिसर में वाहन चोरी करने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कुल 21 अलग अलग रिक्शा और होंडा एक्टिवा मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया। वाहन चुराने वाले दोनों ही आरोपी आलम रफीक खान और सलमान शेख के पास पुलिस ने 14,70,000 रुपए का सामान जब्त किया है। एपीएमसी पुलिस स्टेशन ने मोटर व्हीकल थेफ्ट में एक बहुत अच्छी कामगिरी की है। एपीआई वसीम शेख और एपीआई नीलेश शेवाड़े ये दोनों ने भी गोवंडी में जाके आलम रफीक खान और सलमान इकबाल शेख ये 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमारा एक गुना 9/2023 इसका तपास करते हुए एक ऑटो रिक्शा चोरी का ये गुना था। ये गुने का तपास करते हुए और 20 गुनों का तपास और डिटेक्शन ये लोगों ने किया है। इसमें 11 ऑटो रिक्शा और 10 मोटरसाइकिल होंडा एक्टिवा कंपनी की हम लोगों ने बरामद की है। इसमें से 20 गुने की डिटेक्शन हुआ है। उसमें पोकर खैरने की 3, एपीएमसी के 8, थाना कलवा के 2 और मुंबई से भी 8 से 9 गुने। और मुंबई में सेक्सटॉर्शन करने वाली युवती का भांडाफोड़ कर कस्तूरबा मार्ग पुलिस ने आरोपी युवती और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि फेसबुक पर पहले ये दोस्ती करते थे और प्यार का झूठा नाटक करते थे और उसके बाद व्यापारियों और अमीर लड़कों को ब्लैकमेल कर पैसों की वसूली की जाती थी। अब इस युवती की पोल खुल गई है। मुंबई की कस्तूरबा मार्ग पुलिस ने प्रियंका मोहन वैद नाम के इस युवती को उसके साथ ही राजू सुरेश पुजारी के साथ गिरफ्तार किया है। इस लड़की ने फेसबुक पर अमीर लड़कों और व्यापारियों से पहले दोस्ती की और उसके बाद उन्हें अश्लील मैसेज और फोटो वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करना शुरू किया। लाखों की रुपए की वसूली अब तक की जा चुकी है। बोरिवली परिसरात राहतोय। बोरिवली परिसरात असताना बोरिवली परिसरातील एक चांगला मुलगा जो सुशिक्षित आहे, ज्याच्याकडे चांगलं कमवते आहे ना। मुंबई से सटे डोंबिवली में एक मौसेरी बहन ने घर में रखे लाखों के चोरी की है और उसके बाद
महिला को गिरफ्तार कर मानपाड़ा पुलिस ने 20 लाख रुपए कीमत के 400 ग्राम सोने के आभूषण बरामद कर लिए हैं। जानकारी के मुताबिक डोंबिवली के लोढ़ा पावाला इलाके की रहने वाली है ये, जिसका नाम प्रिया सक्सेना बताया गया है और ये कार्यक्रम अटेंड करने के लिए नवी मुंबई के कामेठवा इलाके में पहुंची थी। प्रिया की मौसीरी बहन सिमरन पाटिल ने इस बात का फायदा उठाया और सिमरन ने चुपके से प्रिया के पर्स में से रखे और घर की अलमारी की चाबी निकाली और उसके बाद रात के समय रिक्शा से अपनी मौसीरी बहन के घर पहुंची और उसके बाद चाबी से घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। अलमारी का लॉक खोलकर उसमें रखे 400 ग्राम सोने के गहने चोरी कर लिए गए। इसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। स्टेशन में एक प्रिया सक्सेना करके लोढ़ा पलाव में रहने वाली लेडीज है, उसका घर में से 40 तोला गोल्ड चोरी हुआ था। उसके बारे में 14 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ था। वो एफआईआर दर्ज होने के बाद जरा मामला उनके करीबी लगा हमको। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा ख्याल में आया कि उनकी कोई बहन लगने वाली बहन है, उन्होंने ये चोरी किया है। तब उसको सस्पेक्टेड करके इंट्रोगेट किया तो उन्होंने गुनाह किया है, कबूली दिया है और वो बहन सिमरन पाटिल उसको हमने अरेस्ट किया है और जो गोल्ड चोरी हुआ था वो गोल्ड पूरा रिकवर किया है 40 तोला। उसका बैकग्राउंड क्या है सर? बैकग्राउंड कुछ नहीं है, उसके पहले वो घर में रहती थी। और ठाणे के न्यू उपवन रोड से सड़क हादसे की एक खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे के करीब 2 युवक सड़क दुर्घटना में घायल हुए हैं। इन घायलों को ठाणे के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और इनका इलाज जारी है। अब मुंबई के मलाड पश्चिमी मालवाड़ी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के पास गुना करने का मामला सामने आया है। यहां पुलिस को मिली सूचना के आधार पर एक व्यक्ति जो कि 25,000 लेकर 50,000 देने का काम कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर इस आरोपी हनीफ रफीक शेख को रंगे हाथों पकड़ लिया है। जांच के दौरान आरोपी के पास से 200 के 300 नकली नोट भी बरामद हुए हैं। साथ ही पुलिस ने आरोपी के घर पर छापेमार कार्रवाई की, वहां से भी नकली नोटों का जखीरा बरामद हुआ और नोट बनाने वाले उपकरण भी वहां से जब्त किए गए हैं। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपियों को ये नकली नोट बनाने का आइडिया कहां से आया है और इसके साथ ही कितने लोग इस गिरोह में शामिल हैं। एपीआय मुलानी, एपीआय साळुंके, एपीआय भोसले व त्यांचं पथक अंबाजोगाई परिसरात पेट्रोलिंग करत होतं। गस्त करत असताना त्यांना गुप्त बातमीदारांनी माहिती दिली की अंबाजोगाई येथे बनावट नोटा देण्यासाठी एक इसम येणार आहे आणि तो इसम त्याला ज्या अमाऊंट आपण देऊ त्याच्या दुप्पट नोटा देतो आणि त्या बनावट नोटा असल्याचे त्यांनी सांगितलं होतं। त्यामुळे आपण ते पाळत ठेवून ते ट्रॅप रचला आणि जसा तो माणूस आला त्यास ताब्यात घेतलं, त्याची झडती घेतली असता त्याच्याकडे ह्या 200 रुपयाच्या 60,000 नोटा 60,000 रकमेच्या नोटा मिळून आल्या। त्याच्याकडे मालवणी पोलीस स्टेशनचे एपीआय मुलानी, एपीआय साळुंके, एपीआय भोसले व त्यांचं पथक। और आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त हंगामा जोरों पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार समेत उपराज्यपाल विनय सक्सेना के बीच तनातनी जारी है। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी विनय सक्सेना पर निशाना साध दिया है और उन्होंने दिल्ली के सरकारी शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने के इस मामले को लेकर इस बार एलजी को घेरा है। सीएम केजरीवाल का यह कहना है कि एलजी का यह कहना है कि उन्होंने शिक्षकों के फिनलैंड प्रशिक्षण प्रस्ताव को कभी अस्वीकार नहीं किया और अगर ऐसा है तो उपराज्यपाल कृपया मुझे तुरंत एक पत्र लिखकर कह सकते हैं कि उन्हें फिनलैंड में शिक्षक प्रशिक्षण के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है और मामला खत्म हो जाएगा। फिनलैंड दुनिया का वो देश माना जाता है जहां सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था मानी जाती है। हम चाहते हैं कि हमारे टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को वहाँ का एक्सपोजर होना चाहिए। फिनलैंड पहले भी हम कई टीचर्स और प्रिंसिपल्स को भेज चुके हैं। अब एक और जत्था जाने वाला था जिस पे एलजी साहब ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये इसको नहीं जाना चाहिए, इसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होनी चाहिए। अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगी? मैं अपने बच्चों को पालता हूँ, कोई कहे अपने बच्चों को पाल रहे हो, इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो, तो उसकी क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगी? तो ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ ठीक बात नहीं है और बच्चों के भविष्य की बात है। हमको दिल्ली के लोगों ने चुन के भेजा, हमारी सरकार है, थम्पिंग मेजॉरिटी है,
हमने पैसे बचाए और पैसे बचा के हम अपने टीचर्स को विदेश भेज रहे हैं, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? आपत्ति क्यों होनी चाहिए? हम थोड़ी जा रहे हैं, हम टीचर्स को भेज रहे हैं यार, प्रिंसिपल्स को भेज रहे हैं, किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? अंदर से मैसेज आया है, एलजी साहब ने मिलने के लिए मना कर दिया। ये बेहद दुख की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के सारे मंत्रीगण और दिल्ली के सारे विधायकगण यहाँ पे आए हैं, सड़क पे खड़े हैं, उनके घर के सामने खड़े हैं और एलजी साहब ने हम सब लोगों को मिलने के लिए मना कर दिया। हम बहुत छोटे हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन हम दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक तरह से एलजी साहब ने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अपमान किया है। ये अच्छी बात नहीं है। इस किस्म की मानसिकता भी ठीक नहीं है कि कोई अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे कि लोगों का अपमान करना शुरू करे। तो बहुत दुख की बात है, बहुत खेद की बात है कि दिल्ली के एलजी ने सारी कैबिनेट से और सारे विधायकों से मिलने से मना कर दिया। इसके बाद की आगे की क्या वो होगी स्ट्रेटजी, हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग अब निकल रहे हैं। और दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र हंगामे के बीच स्थगित कर दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली की आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एलजी हाउस तक मार्च किया है। दिल्ली सरकार के निर्णय में एलजी विनय सक्सेना के कथित हस्तक्षेप पर आम आदमी पार्टी ने अपना भारी विरोध दर्ज कराया। एलजी के कार्यालय ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने से इनकार कर दिया है, जबकि केजरीवाल समेत सभी विधायक हाथों में तख्तियां लेकर नजर आए और जिन पर लिखा था कि मिस्टर एलजी, शिक्षकों को फिनलैंड जाने की इजाजत दीजिए। में एलजी साहब ने, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, एलजी साहब ने दिल्ली में योगा क्लासेस रोक दी। बताओ, योगा क्लासेस रोकने से एलजी साहब को क्या फायदा हुआ? 17,000 लोग डेली योगा करते थे, मैं उनको फ्री में योगा कराता था। एलजी साहब ने अफसरों को बोल के दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक्स की सारी पेमेंट रुकवा दी, दवाइयां रुकवा दी, टेस्ट रुकवा दिए, डॉक्टरों की तनख्वाह रुकवा दी, मोहल्ला क्लिनिक का रेंट रुकवा दिया, मोहल्ला क्लिनिक का बिजली का बिल रुकवा दिया, दिल्ली जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स रुकवा दी। इस बार हम चाहते थे 24 घंटे पानी और यमुना की सफाई के ऊपर मिशन मोड में काम करना, तो हमने कई हजार करोड़ रुपए जल बोर्ड के लिए रखे थे, कोई पेमेंट नहीं होने दी दिल्ली जल बोर्ड की। एलजी साहब ने डीटीसी के बस मार्शल, जो हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल लगाए हैं डीटीसी की बसों में, उनकी 3 महीने से पेमेंट नहीं होने दी। पता नहीं सारे काम एलजी साहब ने रोक दिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कोई वैल्यू ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एलजी साहब कोई एक्शन नहीं ले सकते, कोई स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकते, तो फिर एलजी साहब ये सारे काम कैसे रुकवा सकते हैं? अभी एलजी साहब के पास जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट, मेरी अपील एलजी साहब से एक ही अपील है, संविधान को माने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माने। जब मैं परसों मिला, कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की राय है। मैं एलजी साहब से कहूंगा एक अच्छा एडवाइजर रखें जो संविधान समझता हो और जो कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट को समझता हो। एलजी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सबके ऊपर बाध्य होते हैं, बाइंडिंग होते हैं।